क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीज डे का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे जो एंट्रेंस की तैयारियां होती है वो भी कराते हैं, और उसी के रेफरेंस में अभी हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स की तैयारी 11th क्लास 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास। आज करेंगे हम लोग, नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर को करने जा रहे हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्या दे रखा है? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी नोबल गैस को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। जितने भी एलिमेंट है रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सिवाय नोबल गैस को छोड़ करके। नोबल गैस के ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो अपना रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है सभी करते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमने पहले ही कहा कि हम लोग उसी टॉपिक को करेंगे जो हमारे NCERT के हिसाब से है और उसी के बेस पे पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन दिया, रिएक्शंस वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता फिजिकल चेंज, एक होता केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्स जो रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जिससे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर दोबारा प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, वापस ला सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे दे रखे कुछ रिएक्शंस। सबसे पहले बोला कि जब कभी रिएक्शंस होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो NCERT, वैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेकिन NCERT में कुछ को मेंशन किया है तो मैं उसको ही मेंशन करता हूँ। ठीक है, चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या दे रखा है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब भी कभी रिएक्शन होगा टेम्परेचर या तो बढ़ेगा घटेगा, मगर या तो हीट रिलीज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। तो रिएक्शन होता है तो चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन कलर, ठीक है ना, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कलर भी चेंज होता है, करेंगे डिस्कस। ऐसे ही चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन या एवोल्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है ना। एमिशन ऑफ ऑर्डर, जैसे स्मेल रिलीज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेज है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस,
बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस रिलीज होता है। और एक दे रखा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट्स। स्टेट तो जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो ये भी होता रहता है। तो जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, इन तरह के चेंजेस होते हैं। इसके अलावा और भी है, पर जो हमारे एनसीईआरटी के कोर्स के हिसाब से है, तो इसको याद रखना। चेंज इन टेम्परेचर, या तो हीट इवॉल्व होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। चेंज इन ऑर्डर, कलर, कलर भी चेंज होता है। चेंज इन ऑर्डर, स्मेल, या स्मेल निकलता है उससे। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड दिस, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन जो हमारे बुक में मेंशन किया है एक इसमें, उसको जो जो केमिकल रिएक्शन हमें मेंशन किया एनसीईआरटी में, उसको हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या दे रखा है हमारा, जैसे दे रखा एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन होता है। अब उस रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो जो है जलता है बहुत, और डिजलिंग लाइट देता है। डिजलिंग लाइट मतलब स्पार्किंग लाइट आता है, डिजलिंग लाइट। तो और उसके बाद वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। तो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता ऑक्सीजन से, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, डिजलिंग लाइट देता है, डिजलिंग लाइट, ठीक है। चमकता हुआ रोशनी निकलता है। डिजलिंग लाइट मतलब चमकने वाली रोशनी देता है। इसका रिएक्शन, ये तो हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा है, इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे हम लोग तो क्या दे रखा है, ये मैग्नीज को Mn से दिखाते, ऑक्सीजन है Mg, मैग्नीशियम मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम को Mg से O दिखा दिया, बैलेंसी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरह से दिखा रखा है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कितनी बात सुन में, एक रिएक्शन इसको डिस्कस किया है। आगे डिस्कस किया क्या कि कोई भी रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को लिखते हैं, साथ ही उसका इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट भी मेंशन करते हैं। स्टेट मतलब जो रिएक्टेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में रिएक्ट करता, एग्जिस्ट करता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो किस स्टेट में होता है, तो उसके स्टेट को भी मेंशन करते हैं। तो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो तरीका है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखने का जो तरीका है, उसमें ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंसिंग, और साथ ही उसका स्टेट भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, आयरन को रिएक्ट कराते हम लोग वाटर, स्टीम से, और ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे Fe है, वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3, ठीक है ना, F3O4 है, फेरिक ऑक्साइड। साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब क्या बताया कि एक तो रिएक्शन ऐसे जनरल लिख दिया कि आयरन जो है वाटर, यानी ये वाटर नहीं है, स्टीम है, तो अभी मैं स्टेट मेंशन करूंगा, इसे रिएक्ट करता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इसको स्टेट अगर मेंशन करना चाहते हैं, पहले स्टेट मेंशन करते हैं, तो ये जो है ना सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ये स्टीम है, गैस के फॉर्म में है, तो ये स्टीम है, ये गैस लगा लेते हैं, वैसे स्टीम के फॉर्म में है ये। इससे जब रिएक्ट करते हैं तो ये भी सॉलिड बनता है और ये गैस बनता है, तो ये स्टेट मेंशन कर दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन।
ये भी तरीका है लिखने का। तो जैसे यहाँ आयरन है, जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो जैसे आयरन यहाँ पे एक एटम दिख रहा है, मगर यहाँ पे आयरन 3 एटम है ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3 एटम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 4 है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो इस पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, मगर हाइड्रोजन हो गया 8, ये 2 एटम ही है, 4 से मतलब 8 एटम हो गए हाइड्रोजन के, मगर यहाँ पे 2 ही है, इस पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। कितनी बात? तो जब भी कभी कोई रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, तो रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम लोग उसका स्टेट भी मेंशन करते हैं और उसको बैलेंस भी करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशंस होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सभी को ऐसे ही लिखना है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जो है बैलेंस करना है, फिर उसका स्टेप भी मेंशन करना है। लेकिन हमें जितने कुछ एग्जाम्पल जो मेंशन किया उसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि अगर आयरन को स्टीम से यानी गैस से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ये जो है ना गैस है, और ये गैस हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है, यानी मेन तो फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, ये बनता है प्रोडक्ट और ये साथ ही गैस बन जाता है ये, ठीक है। इसी तरह से आगे दे रखा है रिएक्शन में कई सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे एक दे रखा है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें अगर जिंक ऐड कर दे तो जिंक जो है रिएक्ट कर जाता है और ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे दे रखा है एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम इसको जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट बन जाता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस निकल जाता है ये, इस तरह से, ठीक है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को ऐड करेंगे तो कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये इस तरह का सवाल आ चुके हैं, यानी इसको रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है। इसमें किसी भी रिएक्शन में लिखूंगा सब में आप लोग ध्यान करना क्या क्या बन रहा है, ठीक है। ये भी रिएक्शन मेंशन किया है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन तो हजारों हजार है, लेकिन जो हमें एनसीईआरटी में मेंशन किया उसी को हम लोग समझ गए, समझेंगे क्या क्या दे रखा उससे रिलेटेड। आगे चलते हम लोग, कुछ रिएक्शंस के टाइप्स है, कुछ रिएक्शंस के टाइप्स दे रखे हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एनसीईआरटी में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन किया था, इसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा दे रखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन। तीसरा दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन को हमें इसमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में। अब देखते हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक का करना है, कुछ एग्जांपल दे रखे,
उस एग्जाम्पल को डिस्कस करना, उस एग्जाम्पल में क्या एडवांटेज है, क्या क्या बताया गया है, वो हम लोग बताए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना, मॉलिक्यूल जो है ना कंबाइन करके, टू और मोर देन टू एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, दो एटम है या स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है एक रिएक्शन को। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक लाइन, स्लैक लाइन। ठीक है, स्लैक लाइन बोलते हैं इसको। अगर बैलेंस करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम कॉमन नेम में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो स्लैक लाइन बोलते हैं। ठीक, ये दो मॉलिक्यूल जो है ना कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल मिलके, दो या तीन, एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्लैक लाइन हो गया। स्लैक लाइन को बताते हैं, इनको यूज करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग में। जो हम लोग वाइट वॉश कराते हैं तो क्या होता है, चूना लेते हैं, चूना में, तो ये चूना है, ये जो पत्थर वाला चूना आता है वो चूना है, इसमें पानी मिला देते हैं, फिर वो कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, फिर वो उबलने लगता है, फिर वो चूना बन जाता है, फिर निकाल के फिर इसकी वाइट वॉश करते हैं, तो जो बन जाता है वो स्लैक लाइम है। फिर वाइट वॉश करते हैं इसको। तो जब हम लोग वाइट वॉश करते हैं तो उस वाइट वॉश में क्या होता है कि ये जो स्लैक लाइम है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, एयर से, और उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और साथ ही बनता है ये वाटर बनता है ये। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट, ठीक, क्या दे रखा है, जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो ये वाला जो चीज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवारों पे लगा देते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। कुछ घंटे कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जब एयर बराबर उस स्लैक लाइन से कांटेक्ट में आता है तो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनते हैं। वाटर तो एवापोरेट होते हैं, दीवार सूखने लगता है, मगर उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनिंग आ जाती है। तो वॉल पे क्या है, शाइनिंग जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। 2-3 दिन बाद जब ये वाटर निकल जाता, सूख जाता है दीवार, तो कितनी बात सुन में है। तो ये जो शाइनिंग है वॉल पे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, टाइल में भी, जो जितने भी टाइल मार्बल आते हैं, जिस जिस भी कंपनी के, वो जो टाइल होता है, मार्बल होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, मार्बल्स आर मेड ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मार्बल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, इसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है ना, कोई भी मार्बल, सभी में यही बेसिक कंपोनेंट होता है। बाकी इसके साथ जो दूसरी चीज़ें मिला दे वो एक अलग चीज़ है, मगर बेसिक कंपोनेंट यही होता है। क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग देखा कि ये जब हम लोग ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डाला था, यानी चूने को पानी में डाला था, देखा कभी ऐसा होते हुए, उबलता है, पानी उबलने लगता है,
ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये एक एग्जाम्पल अच्छा सा दिया है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे रखा, मैं लिख देता हूं, मगर ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। आगे चलते कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, मगर इसमें ये याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है? स्लेक लाइम का फॉर्मूला, 2-3 दिन के बाद जो वॉल पे शाइनिंग होती है, किसकी वजह से होती है? वो कौन सा कंपाउंड होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। टाइल किसका बना होता है? मार्बल जो बनते हैं उसका बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बाई प्रोडक्ट भी पूछ लेता कभी कभी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हमने जिंक का बताया था वो वाला था, हाइड्रोजन वाला। आयरन वाला भी है। ठीक है, आगे चले और दिखाते हैं। आगे दे रखा हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखा है, उसे भी मैं बताता हूँ। जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, इस तरह से दे रखा है। ऐसे ही तीसरा दे रखा है इसमें, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर बनता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन किया मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये मेंशन किया हुआ, कार्बन को जब ऑक्सीजन से इसको हटा लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं साहब। कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों कंबाइन कर गया। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से करेंगे वाटर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर गया। इसी तरह से बताया कि जितने मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो जानते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक, जैसे क्या दे रखा है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। एक रिएक्शन मेंशन किया है एक्सोथर्मिक के लिए, वो है CH4 को। ठीक है ना, मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, बैलेंस हो गया ये। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक, रेस्पिरेशन is an exothermic process। रेस्पिरेशन जानते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है रेस्पिरेशन में? हम लोग सांस लेते हैं, सांस से जो ना एयर के साथ ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाता है, पहले लंग्स से फिर ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से जो हम लोग खाए हुए खाना होते हैं, जैसे हम लोग रोटी चावल खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। वो डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है ग्लूकोज। वो जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज, वो ब्लड के थ्रू सेल में, सेल के थ्रू सेल में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या है? ग्लूकोज आ गया, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया प्लस ऑक्सीजन आ गया। कुछ एंजाइम वहां पे होते हैं, उस एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं और फिर ये ग्लूकोज को तोड़ देते हैं।
तो जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। फिर ये हम लोग ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करेंगे तो 6 लगता है। ये फिर इससे रिएक्ट करता है, साथ ही वाटर की भी जरूरत पड़ती है, H2O 6 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं तो इससे टूटता है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, वाटर जो है ना 12 मॉलिक्यूल बनाता है और साथ ही एनर्जी देता है। ये बैलेंस किया गया है, तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन जो हम लोग रेस्पिरेशन से आता है उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये ग्लूकोज टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, साथ ही एनर्जी मिलता है। एनर्जी जो है ना एटीपी के फॉर्म में आता है। एटीपी का नाम तो जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ एनर्जी दिया है। ये एनर्जी रिलीज होता है, तो वही एनर्जी जो रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हम लोग उस एनर्जी को यूज करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक और दे रखा है कि जितने भी हमारे घरों में वेजिटेबल वेस्ट होते हैं उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कराते हैं। डिकम्पोज करना, जैसे हम लोग खाद बनाते हैं ना, तो घरों से जितने भी हमारे वेस्ट निकलते हैं, आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके, सब्जी के पालक के डंडियाँ, ठीक है, मूली के पत्ते, ये सब को ले आके हम लोग एक जगह जाके रख देते हैं, वहाँ सड़ता है ये, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, और वेजिटेबल्स के जो डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन, इससे बनता है कंपोस्ट। कंपोस्ट, और यहाँ साथ ही एनर्जी निकलता है। ठीक है ना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंपोस्ट बेसिकली एक मैन्योर के तौर पे यूज होता है। मैन्योर मतलब खाद, खाद के तौर पे यूज करते हैं हम लोग कंपोस्ट को। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो जितने भी हमारे घरों से नेचुरल वेस्ट निकलते हैं, रॉ मटेरियल निकलते हैं, वो इस तरह के, उनको हम लोग सड़ा गला के मैन्योर बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त उसको सड़ा रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उस वक्त वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो क्या समझ में आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और साथ ही स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसमें जो मेन कंपाउंड है वो क्विकलाइम, स्लैकलाइम का जो हमने बताया, और एक ये रिएक्शन है, ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, बाकी तो छोटे छोटे रिएक्शन थे वो थे। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एनसीईआरटी में जितना मेंशन किया है। ठीक है।